हेलो स्टूडेंट्स, मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th का जो फर्स्ट चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन उसको डिस्कस करेंगे। लेकिन उसको डिस्कस करने से पहले क्लास 11th में आपने फर्स्ट चैप्टर सेट के बारे में पढ़ा होगा और सेकंड चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन के बारे में पढ़ा होगा। तो सेट में आपने क्लास 11th में पढ़ा है कि सेट को हम किन किन सिंबल से डिनोट करते हैं, सेट को डिस्क्राइब करने के कौन कौन से मेथड हैं और ठीक है उसके ऑपरेशंस वगैरह आपने वहाँ पे स्टडी किए हैं। ठीक है, तो थोड़ा हम रिकॉल कर लेंगे, उस चीज़ को रिवीजन कर लेते हैं उसका कि किन किन सिंबल से सेट को डिनोट किया जाता है और सेट को डिस्क्राइब करने के कौन कौन से मेथड हैं। तो कुछ इम्पोर्टेंट जो सिंबल हैं उन्हें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एन किसे डिनोट करता है? द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। जेड जो सिंबल है वो डिनोट करता है द कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीजर्स। ठीक है, अब आप कह रहे होंगे कि इंटीजर को हम आई से क्यों डिनोट नहीं करते हैं? आई से भी डिनोट कर सकते हो आप, लेकिन एक जर्मन वर्ड है जहलान, है ना, जहलान, उससे जो वर्ड इनिशियल जो फॉर्म है उसका जेड, ठीक है, तो उससे हम क्या करते हैं, इंटीजर को डिनोट करते हैं। इस ऐसे ही क्या करते हो आप, रियल नंबर का जो कलेक्शन होता है उसको आर से डिनोट करते हैं, द कलेक्शन ऑफ ऑल रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं? द कलेक्शन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल और इरेशनल नंबर का कलेक्शन ही क्या कहलाता है? रियल नंबर का कलेक्शन कहलाता है। ठीक है, रियल नंबर में कौन कौन से नंबर्स आते हैं? रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। ठीक है, इस तरीके से जेड प्लस क्या डिनोट करेगा? द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, इस तरीके से कुछ सिंबल दिए गए हैं, इन्हें हम डिनोट करने के लिए क्या करते हैं, किसी कलेक्शन को डिनोट करने के लिए ये क्या दिए गए हैं, मैथमेटिकल सिंबल दिए गए हैं। और ठीक है, इसे सेट के फॉर्म में लिख सकते हो आप। अब यहाँ पे जो क्लास 11 में आपने सेट को डिस्क्राइब करने के जो मेथड पढ़े हैं वो दो मेथड है हमारे पास। पहला मेथड है रोस्टर मेथड, ठीक है, उसको टेबुलेशन मेथड भी कहा जाता है। और सेकंड मेथड है सेट बिल्डर मेथड। ठीक है, थोड़ा रिवीजन कर लेंगे कि रोस्टर मेथड किसे कहते हो आप। तो रोस्टर मेथड में आप क्या करते हो, सपोज हमारे पास एक सेट दिया गया है, द कलेक्शन ऑफ ऑल vowels इन इंग्लिश अल्फाबेट्स। ठीक है, द कलेक्शन ऑफ ऑल ववेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो इसे आप रोस्टर फॉर्म में डिनोट जब करोगे तो रोस्टर फॉर्म में क्या करते हो आप, जो भी एलिमेंट होंगे, ठीक है, किसी सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे उन्हें क्या करोगे आप, विद इन ब्रैकेट क्या करोगे, सेपरेट करोगे, कॉमा कॉमा लगा करके सेपरेट करते हो उसको विद इन ब्रैकेट। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर। तो यहाँ पे जो वोवल्स हैं, मतलब जो एलिमेंट होंगे इस सेट में, वो होंगे ए, ई, आई, ओ एंड यू। ठीक है, इस तरीके से आप रोस्टर फॉर्म में इसे डिनोट करोगे। अब अगर हम इसी सेट को, ठीक है, ये हो गया कौन सा मेथड, रोस्टर मेथड, या इसको एक अनदर नाम से आप कह सकते हो कि कौन सा मेथड है, टेबुलेशन मेथड है। ठीक है, टेबुलेशन मेथड के रूप में इसको जाना जाता है। ठीक है, सेकंड फॉर्म। और इसका जो सेकंड डिस्क्राइब करने का एक मेथड है, इसमें क्या करते हो आप, एक कॉमन प्रॉपर्टी को देखते हो। ठीक है, कॉमन प्रॉपर्टी क्या है इनमें, कि ये जो ए, ई, आई, ओ और यू है, ये क्या है, इंग्लिश अल्फाबेट के वोवेल्स हैं। ठीक है, हिंदी में उसको कहा जाता है स्वर। तो एक कॉमन प्रॉपर्टी होने के कारण एक ऐसी, मतलब ऐसी कॉमन प्रॉपर्टी लिखोगे आप जिसमें क्या हो, सारे एलिमेंट उसे फॉलो कर रहे हो या सेटिस्फाई कर रहे हो। तो आप इसे इस फॉर्म में लिखते हो, एक्स ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स सच दैट एक्स इज
X is a vowel of इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है, इस तरीके से। और ये कॉमन प्रॉपर्टी हर एलिमेंट में होगी, ठीक है, कि हर एलिमेंट क्या है, जो भी ईच एलिमेंट है वो क्या है, एक वोवेल है इंग्लिश अल्फाबेट का, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया आपका कौन सा मेथड, सेट बिल्डर मेथड, ठीक है। तो ये चीजें आपने 11th क्लास में पढ़ी हैं। अब यहाँ पे कुछ ऑपरेशंस होते हैं सेट के अंडर में, कि जब आप क्या करते हो, दो सेट का यूनियन फाइंड करते हो या दो सेट का क्या निकालते हो, इंटरसेक्शन फाइंड करते हो, इन्हें हम क्या कहते हैं, ये यूनियन और इंटरसेक्शन क्या है, ऑपरेशन है, ठीक है, ऑपरेशंस, ठीक है, ये और ये क्या है, ऑपरेशन है। इनको आप क्या करते हो, किन्हीं भी दो सेट पे या दो नंबर पे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। पर यूनियन और इंटरसेक्शन तो सेट पे ही अप्लाई होता है। तो ये ऐसे ऑपरेशन है जो सिर्फ किस पे अप्लाई होते हैं, सेट पे, ठीक है। अब इसके बाद जो आपके पास यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक है वो है दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। तो उसे हम डिस्कस करेंगे अब कि कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, हाँ, रिलेशन एंड फंक्शन को मेनली क्या डिफाइन करने के लिए हम सेट का यूज करते हैं, ठीक है। सेट पूरा मतलब ये जो चैप्टर है ये सेट पे ही बेस्ड है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आपको रिवीजन में क्या बताया कि सेट को कैसे डिनोट करते हैं और सेट को डिस्क्राइब करने के कौन कौन से मेथड है, ठीक है। उस चीज का यूज आपके पास यहाँ पे इसमें होगा, इस चैप्टर में। तो अभी एक पॉइंट बताया मैंने आपको, जनरली we define relation and function with the help of सेट्स, ठीक है। रिलेशन और फंक्शन को डिफाइन करने के लिए जनरली हम किसका यूज करते हैं, सेट का यूज करते हैं, ठीक है। और हमारा जो अनदर टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक है, वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट, ठीक है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट आपने क्लास 11th में भी पढ़ा है, उसे हम यहाँ पे थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं कि एक्चुअल में दो सेट का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो क्या होता है। द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, ठीक है, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। तो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो एक्चुअल में क्या है, एक ऑपरेशन है, ठीक है। द कार्टेशियन प्रोडक्ट इज अ मैथमेटिकल ऑपरेशन, ठीक है, ऑपरेशन डिनोटेड बाय क्रॉस, ठीक है। जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो एक्चुअल में क्या है, एक मैथमेटिकल ऑपरेशन है जिसे हम किस सिंबल से डिनोट करते हैं, क्रॉस से, ठीक है। अब ये जो क्रॉस है ये अलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ठीक है। क्रॉस जैसे अगर दो सेट हैं और उनका हमें कार्टेशियन प्रोडक्ट के फॉर्म में अगर उसको लिखना है तो हम इसे कैसे करके रीड करेंगे, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, ठीक है। ये जो क्रॉस है ये है मैथमेटिकल ऑपरेशन, ठीक है। और ऑपरेशन के बारे में
आपने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा, जैसे 6, 7, 8 में पढ़ा होगा आपने, प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन सब्सट्रैक्ट, ठीक है, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन और भी ऑपरेशंस के बारे में आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा है, एलसीएम एचसीएफ इंटरसेक्शन यूनियन, ये सारे क्या है, मैथमेटिकल ऑपरेशन है। अब जो ये क्रॉस है ये हमेशा अप्लाई होगा दो सेट के साथ, ठीक है, और ऑलवेज कैसे करके आप इसको करोगे डिनोट, ए क्रॉस बी करके, ठीक है, इसको रीड कैसे करते हो आप, ए क्रॉस बी, और ये क्या है, मैथमेटिकल ऑपरेशन है, ठीक है, सेट पे अप्लाई होता है। इसे हम एलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन नहीं कह सकते हैं। एलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन जो अप्लाई होता है वो दो नंबर पे अप्लाई होता है, जैसे 5 इंटू 3 15, ठीक है, ये क्या है, एलजेब्रिक मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है, ठीक है। ये जो मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन है जो, वो हमेशा किस पे अप्लाई होगा, नंबर्स पे अप्लाई होगा, ठीक है। और जो ये मैथमेटिकल ऑपरेशन है कार्टेशियन प्रोडक्ट, वो क्या होगा, किन पे अप्लाई करोगे आप उसे, सेट पे, ठीक है, दो अनदर अलग अलग सेट पे या एक ही जैसे सेट पे। अब यहाँ पे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट को एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे कि किस तरीके से आप दो सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका एग्जांपल लिख लेते हैं, एक एग्जांपल से समझेंगे इसे, और उसके बाद इसकी थोड़ा डेफिनेशन लिख लेंगे कि किस तरीके से हम इसे डिफाइन करेंगे, ठीक है। सपोज एक सेट है ए, सेट ए के जो एलिमेंट हैं वो है 1 एंड 2, ठीक है, 1 एंड 2, और बी एक अनदर सेट है, उसके एलिमेंट है 3, 4 एंड 5, ठीक है, अलग अलग एलिमेंट दिए गए हैं। तो जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा ए क्रॉस बी, ए का बी के साथ जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा उसे आप इस तरीके से लिखते हो ऑर्डर्ड पेयर के फॉर्म में लिखते हैं। तो इसको लिखने का एक मेथड है, ठीक है, इस तरीके से लिखोगे आप। सबसे पहले ए और बी का है ना, ए और बी का जो क्या है कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसको इस तरीके से लिखते हो, 1,3 1 3 फिर 1 4 फिर 1 5, ठीक है। सबसे पहले एलिमेंट लोगे आप सेट ए से, क्योंकि ए क्रॉस बी है, 1,3 फिर 1,4 1,5 फिर 2,3 2,4 2,5, ठीक है, इस तरीके से आप इसे लिख सकते हैं। तो एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हो आप कि जो ये ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसमें जितने भी एलिमेंट हैं वो एक सेट के फॉर्म में है ना, एलिमेंट को कैसे करके डिनोट किया गया है या डिफाइन किया गया है, सेट के फॉर्म में, ठीक है। तो ये ऑर्डर पेयर का एक क्या है, सेट है। ए क्रॉस बी क्या होता है, जितने भी इसके अंदर ऑर्डर पेयर हैं उनका ये क्या है, एक कलेक्शन है, एक सेट है, ठीक है, और जिसमें इन्हें कंपोनेंट्स कहते हैं। ये है फर्स्ट कंपोनेंट और ये सेकंड कंपोनेंट, फर्स्ट कंपोनेंट सेकंड कंपोनेंट। जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो सेट ए से और सेकंड कंपोनेंट सेट बी से लिए जाते हैं, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं हम, ठीक है, एग्जांपल आपको आगे होगा समझ में कि जो भी ऑर्डर्ड पेयर हैं ये, इसे आप क्या कहते हो, ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो ऑलवेज क्या होगा, सेट ए से, मतलब जो पहला सेट है उससे लिया जाएगा, और अनदर जो कंपोनेंट है सेकंड कंपोनेंट वो अनदर सेट बी से लिया जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो इसकी हम डेफिनेशन लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये आपको एग्जांपल आ गया होगा समझ में, ठीक है, 11th में भी है ये आपके पास। तो डेफिनेशन है, लेट ए एंड बी बी टू नॉन empty sets, the
कार्टेशियन प्रोडक्ट of the Cartesian product of set A and B is a set of all ordered pairs। ठीक है, क्या है 10 कोई सेट है ए और बी, वो क्या है नॉन एम्प्टी है। नॉन एम्प्टी का मतलब उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट होना चाहिए। ठीक है, तो उसका जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा ए और बी का, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज अ सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स। ठीक है, जब जितने भी ऑर्डर्ड पेयर होंगे उसमें उनका एक कलेक्शन है वो। ठीक है, उनका एक सेट है। इज डिनोटेड बाई ए क्रॉस बी, दैट इज। तो आप इसको एक फॉर्मूले के फॉर्म में रख सकते हैं कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए कॉमा बी सच दैट ए इज ऑलवेज बिलोंग्स टू फर्स्ट सेट। ठीक है, जो पहला सेट होगा उस ये ऑर्डर्ड पेयर है, जो उसमें जो पहला कंपोनेंट होगा। ठीक है, पहला कंपोनेंट आप पहले सेट से, और जो दूसरा कंपोनेंट है वो दूसरे सेट से यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, तो ये इसका क्या है, एक फॉर्मूला है। ठीक है, इस तरीके से इसे हमने डिफाइन किया। अब इसके बाद है रिलेशन। ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है यहाँ पे रिलेशन, अब उस पे आते हैं। तो ये आपको अच्छे से आ गया होगा समझ में कि दो सेट का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है उसे हम किस तरीके से फाइंड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन। रिलेशन को समझने से पहले हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ए क्रॉस बी नहीं, एक सेट ले लेते हैं। ठीक है, ए और बी, लेट ए इक्वल टू 3 4 5। ठीक है, और अनदर सेट ले लिया हमने एक बी, इसके जो एलिमेंट हैं 9 16 एंड 25। ठीक है, ए और बी के जो एलिमेंट हैं उनमें एक रिलेशन है आर इक्वल टू। ठीक है, जो सेट ए है और सेट बी है उनके जो कंपोनेंट्स हैं या जो एलिमेंट है, ठीक है, एलिमेंट या मेंबर कह सकते हो आप, जो उसके मेंबर हैं या एलिमेंट्स हैं उनमें एक रिलेशन है b इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से where a is belongs to a, b is also belongs to b। ठीक है, इस तरीके से हमने एक रिलेशन दे दिया यहाँ पे इसे। ठीक है, सेट ए का सेट बी के साथ रिलेशन। तो आर इक्वल टू कैसे, किस तरीके से लोगे आप, ए की वैल्यू अगर यहाँ पे 3 पुट करते हैं, b इक्वल टू 9 है ना, ए बी इक्वल क्या है ए स्क्वायर है, तो ए अगर आप यहाँ पे 3 रखते हो, पहला जो ऑर्डर पेयर है वो हमें क्या मिल रहा है 3,9। फिर सेकंड ऑर्डर पेयर है 4,16, फिर है 5,25। ठीक है, इस तरीके से। अब इनका ए और बी का हम कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करते हैं कि ए क्रॉस बी क्या होगा। ठीक है, एक एक करके चेक कर लेते हैं। 3,9 3,16 3,25। ठीक है, फर्स्ट कंपोनेंट कहाँ से होंगे, सेट ए से। सेकंड कंपोनेंट होंगे किससे, सेट बी से। इसी तरीके से आप लिख सकते हो 4 9 4 16 4 25, 4 9 4 16
425, फिर अंदर जो एलिमेंट होंगे, जो ऑर्डर पेयर होंगे 5,9, 5,16, 5,25, ठीक है। इस तरीके से ऑर्डर पेयर लिखेंगे। अब एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं आप कि जो आर में जितने भी एलिमेंट हैं, आर में जितने भी एलिमेंट हैं वो सेट, वो ए क्रॉस बी में भी है ना। आर में जितने भी एलिमेंट हैं वो क्या है, ए क्रॉस बी में भी है ना, ए और बी के कार्टेशियन प्रोडक्ट में भी है। तो आप यहां से कह सकते हो कि आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो यही रिलेशन की डेफिनेशन है कि जो भी किसी दो सेट के बीच क्या होगा, रिलेशन होगा, वो ऑलवेज क्या होगा, उनके कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होगा, ठीक है। तो रिलेशन आर जो होता है वो होता है क्या, ए और बी के क्रॉस कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट, क्योंकि इसके जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं वो इसमें भी हैं, ठीक है। इस तरीके से तो इसे हम डेफिनेशन लिख के और अच्छे से समझ सकते हैं कि जो रिलेशन है वो क्या होता है, ठीक है। तो एग्जाम्पल को आप डेफिनेशन के बाद लिख सकते हैं, तो हम आप डेफिनेशन लिखते हैं। यहाँ पे डेफिनेशन है अ रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए to set B. A relation R from set A to set B is a subset of A cross B. R is always a subset of A cross B. R क्या होगा, A cross B का क्या होगा, always subset होगा, ठीक है। सबसेट भी हो सकता है या इक्वल भी हो सकता है उसके, ठीक है। जहां पे जो रिलेशन क्रिएट हो रहा है वो फर्स्ट एलिमेंट का सेकंड एलिमेंट से क्रिएट हो रहा है, ठीक है। जो भी रिलेशन है सेट ए का सेट बी से, वहां पे वो रिलेशन किस किस के बीच है, उनके जो जो एलिमेंट्स हैं उनके बीच है वो रिलेशन, ठीक है। नोट करके लिख सकते हैं, इफ ए कॉमा बी इज बिलोंग्स टू आर, अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर है वो आर में बिलोंग करता है, देन वी से A is related to B, ठीक है। अगर कोई ऑर्डर पेयर है वो आर में बिलोंग करता है तो हम कह सकते हैं कि A इज रिलेटेड टू B, और इसको लिखोगे कैसा आप, वी राइट A रिलेटेड टू B, इस तरीके से आप इसे लिख सकते हैं, ठीक है। ऑल्सो इफ A कॉमा बी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, अगर कोई ऑर्डर पेयर है वो आर में बिलोंग नहीं करता है तो हम कह सकते हैं वी से A इज नॉट रिलेटेड या बिलोंग्स टू, ठीक है। A इज नॉट रिलेटेड टू B, और इसे लिखोगे कैसे, V राइट A इज नॉट रिलेटेड टू B, ठीक है। इस तरीके से आप इसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये रिलेशन हो गया कि रिलेशन जो R है वो क्या है, A और B का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा उसका एक क्या होता है, वो सबसेट होता है, ठीक है। जो भी मतलब उसकी वैल्यू होगी वो ऑलवेज क्या होगी, A क्रॉस B का जो सबसे कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा उसका क्या होता है, वो सबसेट होता है, ठीक है। रिलेशन R, तो इस तरीके से इसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब आपके पास 12th जो क्लास है उसमें टाइप्स ऑफ रिलेशन है, ठीक है। टाइप्स ऑफ रिलेशन है तो उसे हम समझेंगे कि कौन कौन से टाइप है आपके पास रिलेशन के, ठीक है।
टाइप्स ऑफ रिलेशन। इसमें पहला है, फर्स्ट जो रिलेशन है एम्प्टी एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन कहते हो, किसे कहते हो आप? इफ नो एलिमेंट ऑफ set A is, if no element of set A is related to any element of set B, then it's called empty रिलेशन। ठीक है, एम्प्टी रिलेशन किसे कहोगे आप? अगर सेट ए का कोई भी एलिमेंट, ठीक है, अगर सेट ए का कोई भी एलिमेंट किसी अनदर सेट के एलिमेंट बी से किसी भी तरीके से रिलेटेड नहीं है, ठीक है, अगर सेट ए का कोई भी एलिमेंट सेट बी के किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है, तो उस रिलेशन को क्या कहोगे आप? एम्प्टी रिलेशन। ठीक है, इस तरीके से आप इसे लिख सकते हैं। ठीक है, सेकेंड टाइप का जो रिलेशन है वो है यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन, तो यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है? इफ ईच एलिमेंट ऑफ set A is related to every element of set B, then it's called universal रिलेशन। ठीक है, सेट ए का सेट बी के साथ यूनिवर्सल रिलेशन कब होगा? जब सेट ए के, मतलब सेट ए का जो ईच एलिमेंट हो, है ना, प्रत्येक अवयव क्या हो, ईच एलिमेंट क्या हो, सेट बी के हर एलिमेंट से क्या हो, रिलेटेड हो। ठीक है, इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं। हाँ, एक एग्जांपल दिया था हमने अभी, सेट ए है सपोज 1 2, ठीक है, और बी है 3 4 5, इस तरीके से। तो ए क्रॉस बी तो हमने निकाल दिया था, है ना, एग्जाम्पल में। सपोज हम फाइंड करना चाहते हैं ए क्रॉस ए सेट का ए सेट से ही रिलेशन। ठीक है, सेट ए का सेट ए के साथ ही रिलेशन, तो इसे किस तरीके से लिखोगे आप? 1,1, फिर 1,2, फिर 1,3 और फिर 3। 1,1 1,2 हो गया, फिर आएगा 2,1, फिर 2,2, इस तरीके से। ठीक है, तो ये ए का ए के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट है। अब अगर रिलेशन आर यूनिवर्सल कब होगा? जब किसी सेट का किसी अनदर सेट के साथ हर एलिमेंट का क्या हो, उस अनदर सेट के हर एलिमेंट से रिलेशन हो। ठीक है, उसे यूनिवर्सल सेट कहेंगे। अब है आपके पास कुछ वेरियस टाइप के रिलेशन, और इन्हीं पे बेस्ड जो फर्स्ट एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 1.1, वो आपके पास इन्हीं टाइप्स ऑफ रिलेशन पे बेस्ड है। तो कौन कौन से हैं वो उन्हें जान लेते हैं। वेरियस टाइप्स ऑफ रिलेशन। ठीक है, तो लेट
relation R in a set A. Let relation R in a set A relation R in a set A is said to be first रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव रिलेशन कब कहलाएगा? इफ ए कॉमा ए इज बिलोंग्स टू आर, इफ ए कॉमा ए सेम एलिमेंट होने चाहिए, ठीक है। इफ ए कॉमा ए इज बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी या फॉर ईच ए बिलोंग्स टू ए। ये जो ए है, स्मॉल ए है, वो ए से ही लिया जाएगा, ठीक है, सेट ए से ही लिया जाएगा। और ए कॉमा ए क्यों लिया गया है? क्योंकि जो रिलेशन आर है वो यहाँ पे किसका सबसेट होगा? ए क्रॉस ए का, क्योंकि सेट ए के साथ ही क्या है? रिलेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ए कॉमा ए है ये सिर्फ इस सेट से ही बिलोंग करेगा, ठीक है। ए जो सेट है उस सेट का उसके साथ ही रिलेशन है, ठीक है। फिर सेकंड है, इस तरीके से भी लिख सकते हो आप इसको, दैट इज ए रिलेटेड टू ए। सेकंड, relation R in a set A is said to be symmetric। सिमेट्रिक रिलेशन कब कहलाएगा? इफ A comma B is belongs to R and B comma A is also belongs to R for all A comma B is belongs to set A। ये A और जो B है अगर वो किसी सेट A के एलिमेंट्स हैं तो, और अगर वो रिलेशन R के अंडर में ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में इस तरीके से है, ठीक है। अगर A कॉमा B बिलोंग्स टू R, फर्स्ट ऑर्डर जो ऑर्डर्ड पेयर है वो अगर R में बिलोंग कर रहा है, ठीक है, और उसका जो ऑर्डर हो गया वो रिवर्स हो गया, सपोज A कॉमा B का B कॉमा A भी क्या है? R में बिलोंग करता है, तो उस रिलेशन को हम क्या कहेंगे? सिमेट्रिक रिलेशन कहेंगे। फिर थर्ड है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव रिलेशन कब कहोगे? आर को सेट ए के अंडर में इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी इज ऑल्सो बिलोंग्स टू आर, देन ए कॉमा सी इज बिलोंग्स टू आर, ठीक है। इन दो ऑर्डर पेयर के बेस पे हमें एक थर्ड ऑर्डर पेयर मिलना चाहिए जो आर में बिलोंग कर रहा हो। किसके लिए? फॉर ऑल एलिमेंट्स ऑफ ए कॉमा बी कॉमा सी इज बिलोंग्स टू ए के लिए, ठीक है। तो ऐसे करके ये तीन रिलेशन है। इसी पे बेस्ड आपके पास जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 1.1 वो इन्हीं पे रिलेटेड है, ठीक है। और यहाँ से बोर्ड एग्जाम में आपके पास एक लॉन्ग क्वेश्चन जरूर आता है, एक्सरसाइज 1.1 से आए या उसके आगे से आए, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज में भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उन्हें हम आगे सॉल्व करेंगे, ठीक है। जब रिलेशन आर के अंडर में ये तीनों रिलेशन आते हैं तो उस रिलेशन को आप कहते हो इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। तो इसे नोट कर लीजिए आप। आपके पास क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि प्रूव दैट द रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इक्विवेलेंस रिलेशन किसे कहते हैं उसे समझ लेते हैं। इक्विवेलेंस रिलेशन, if a relation R on a set A,
a relation R on a set A is called equivalence relation if relation R is reflexive, symmetric and ट्रांजिटिव। ठीक है, अगर कोई रिलेशन R किसी सेट के अंडर में रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, अगर ये तीनों रिलेशन किसी सेट के अंडर में है ना, तो उसे हम क्या कहेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन कहेंगे। ठीक है, अब इस इन पे बेस्ड आपके पास एक्सरसाइज है, तो उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। इसमें हम एक एग्जांपल कर लेते हैं इसी से रिलेटेड। ठीक है, तो एग्जांपल नंबर 4 है आपकी बुक में, उसे सॉल्व कर लेते हैं। एग्जांपल 4। ठीक है, तो जो क्वेश्चन है उसमें प्रूफ करना है, सो दैट द रिलेशन आर इन द सेट दिया गया है, तो सेट को हम ए सपोज कर लेते हैं ना, सेट ए इक्वल टू 1 2 3। अनदर जो अच्छा रिलेशन दिया गया है सेट ए के साथ ही रिलेशन दिया है आर। इसमें जो ऑर्डर्ड पेयर है 1 1 2 2 3 3 1 2 एंड 2 3 1 2 एंड 2 3। ठीक है, इस तरीके से ये इसके आर के साथ क्या है, ऑर्डर पेयर का एक सेट दिया गया है। यहाँ पे प्रूफ करना है इज रिफ्लेक्सिव बट नाइदर सिमेट्रिक नॉर ट्रांजिटिव। मतलब ये जो रिलेशन दिया गया है इस सेट के अंडर में, ये क्या है, रिफ्लेक्सिव तो है लेकिन सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव नहीं है। तो चेक कर लेंगे, फॉर रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करेंगे, फॉर एक रिफ्लेक्सिव हियर 1, 1 इज बिलोंग्स टू आर, 1, 1 2, 2 3, 3 है ना, सेम एलिमेंट है ना, जहां पे भी ए इज बिलोंग्स टू आर हो और ये ए किसके अंडर में हो, फॉर एवरी ए इज बिलोंग्स टू ए। यहाँ पे भी जो ये 1 1 है ये सेट ए के एलिमेंट्स है ना, सेट ए का एलिमेंट है ये 1, और ये जो इस रिलेशन आर के अंडर में एक क्या है, ऑर्डर्ड पेयर है, तो ऑर्डर्ड पेयर इज बिलोंग्स टू आर। देन हम क्या कह सकते हैं कि ये जो रिलेशन है ये रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है, तो आप लिख सकते हो हियर 1 1 बिलोंग्स टू आर, 2 2 बिलोंग्स टू आर, 3 3 बिलोंग्स टू आर, कोई भी एक ऑर्डर पेयर लेके हम बता सकते हैं। तो यहाँ पे हम कौन सा ले रहे हैं, ये वाला 1 1 बिलोंग्स टू आर। देन नहीं, hence relation R is reflexive। ठीक है, अब सेकंड चेक करेंगे फॉर सिमेट्रिक के लिए चेक कर लेते हैं। सिमेट्रिक के लिए 2 2 3 3 कौन सा लिया जाए, इसको ले लेते हैं ना। सिमेट्रिक के लिए 1 2 ले लेते हैं, 1 2 1 2। अब जो एलिमेंट रिफ्लेक्सिव में होगा उसे आप सिमेट्रिक में नहीं ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि इसमें अलग अलग होते हैं, इसमें सेम एलिमेंट वाले होंगे। 1 1 इज बिलोंग्स टू आर बट
2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। 1,1 आर में बिलोंग करता है, लेकिन 2 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ पे लिखोगे आप हेंस रिलेशन आर इज सिमेट्रिक। ठीक है, आर क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन को शो करता है। ठीक है, अब थर्ड है ट्रांजिटिव के लिए चेक करेंगे कि ये जो दिया गया रिलेशन है सेट ए के अंडर में, वो क्या है, ट्रांजिटिव है या नहीं है। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं। फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए चेक करेंगे। हियर इन पे चेक कर लेते हैं, 2 2, या इन दो पे चेक कर सकते हो आप, 1 2 बिलोंग्स टू आर एंड, हाँ ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या होगा, वन जो एलिमेंट यहाँ पे जो ऑर्डर पेयर लोगे आप, उसमें जो पहला ऑर्डर पेयर लोगे रिलेशन में, उसमें जो सेकंड कंपोनेंट होगा वही अनदर जो ऑर्डर पेयर होगा उसमें जो फर्स्ट कंपोनेंट होना चाहिए। ठीक है, ये कंपलसरी है इसके लिए। तो 1 2 बिलोंग्स टू आर एंड 2 3 बिलोंग्स टू आर, इससे क्या मिलना चाहिए हमें, 1 3, ए सी लिखा था ना उसमें, तो 1 3 बिलोंग्स टू आर। चेक करते हैं है या नहीं है। तो 1 3 यहाँ पे ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जिसमें 1 और 3 हो, है ना, तो डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो यहाँ पे कह सकते हो आप हेंस रिलेशन आर इज हेंस आर इज नॉट सिमेट्रिक, yes symmetric, relation R is not ट्रांजिटिव। ठीक है, इस तरीके से सॉल्व करना है क्वेश्चन को। अब इससे रिलेटेड जो एग्जांपल है, इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स और जो एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है, उन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू।